आज हम लोग अध्याय 3 पर बात करेंगे। हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 देख चुके हैं। इस अध्याय का नाम है उत्पादन तथा लागत। तो देखिए, ये जो हमारी पुस्तक एनसीईआरटी है वो देखिए हमें क्या बताना चाहते हैं उत्पादन तथा लागत में, तो इसको जानते हैं। पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर हम लोग हैं वो पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध, तो पहले उसको जान लीजिए ताकि ये चैप्टर तुमको और आसान लगेगा। ठीक है, तो वहाँ हमने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ का वर्णन किए हैं, तो आराम से आप उसको देखिए फिर समझिए। यानी पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में, यानी ये जो अध्याय अभी जो पढ़ेंगे और इसके बाद जो अध्याय आएगा, हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। मतलब ये जो अध्याय है और आने वाला अध्याय है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म, एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों, देखिए यहाँ आगतों मतलब क्या हुआ, आगत का मतलब हुआ उन्होंने क्या क्या चीज़ें ले रहा है। ठीक है, वो उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें लेती हैं उसे ही आगत कहते हैं। जैसे कि उत्पादक क्या ले सकता है आगत के रूप में, श्रम, मतलब यहाँ पर लेबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मशीन आ सकती है। तो आगतों को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको हम इनपुट कहेंगे, जो उत्पादन में प्रयोग होता है। तो विभिन्न आगतों में सबसे पहले श्रम आ गया, उसके बाद मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। यानी एक फर्म या एक उत्पादक क्या करता है, आगतों के रूप में किन्हें प्राप्त करता है, श्रम को यानी कि लेबर को, मशीन इंग्लिश में भी कहेंगे, भूमि, कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। वो इन आगतों को ले लेता है, मेल मतलब उसको सब कुछ मिला के, तो वो इन आगतों के मेल से जो उत्पादक होता है या फर्म होता है वो क्या करता है, निर्गत का उत्पादन करता है। निर्गत मतलब आउटपुट, वो आउटपुट का क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिए प्रक्रिया होनी चाहिए यानी प्रोसेस है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। यानी उत्पादन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आगतों को यानी कि इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है, उसे डिफ्रेंशिएट यानी बदला जाता है, चेंज किया जाता है। उत्पादन उत्पादकों अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ मिस्टेक है, हमें यहाँ उत्पादकों बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उत्पादन जो है वो उत्पादक, देखिए यहाँ पर उत्पादक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लुरल अगर लेना चाहते हैं बहुवचन में तो उत्पादकों ले सकते हैं। तो उत्पादन जो है वो उत्पादक अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। मतलब उत्पादन कौन करता है, सभी बच्चे जानते हैं या हम सब जानते हैं कि उत्पादन जो होता है वो उत्पादक द्वारा होता है या फर्म द्वारा किया जाता है। एक फर्म जो है वो कई आगतों को, जैसे कि मशीनें, भूमि, कच्चा माल आदि को, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है एनसीईआरटी में, यहाँ कम करती है, यहाँ कम करती नहीं होगा बल्कि ये प्रयोग करती है। तो फर्म क्या है, विभिन्न आगतों में जैसे मशीन का प्रयोग करती है, भूमि का प्रयोग करती है, कच्चा माल आदि को काम में लाती है। यहाँ जैसे काम में लाती है बोल सकते हैं या प्रयोग करती है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर इस किताब के अनुसार चलें तो एनसीईआरटी में यहाँ मिस्टेक टाइप का नज़र आ रहा है। तो यहाँ सही क्या होगा कि एक फर्म जो होता है विभिन्न आगतों जैसे मशीनें, भूमि, कच्चा माल आदि का प्रयोग करती है या उसको काम में लाती है, ये सही रहेगा। उसके बाद फर्म क्या करता है, वो इन आगतों को निर्गत उत्पन्न करने में प्रयोग करती है।
फर्म जो होता है या उत्पादक जो होता है वो इन आगतों को किसमें, निर्गत उत्पन्न करने में, यानी कि इनपुट के निर्माण में इसका उपयोग करती है। यह निर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। देखिए, जब निर्गत बन गया यानी कि आउटपुट जब प्राप्त हो गया तो वही आउटपुट को, उन्हीं निर्गत को उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्म द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे कि मान के कोई एक फर्म है जहाँ पर उन्होंने आउटपुट बनाया, निर्गत किया, हो सकता है कि वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट ना हुआ हो, कि हो सकता है कि उसके बाद वहाँ से निकल के किसी दूसरे फर्म में जाएगा और फिर वहाँ बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक फर्म से जो बना वो दूसरे फर्म के लिए भी वो आगत के रूप में काम आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गेहूं एक मिल में गया। देखिए यहाँ पर उत्पादन के बात करें, मान लीजिए गेहूं एक मिल में गया तो वो उसको आटा में चेंज कर दिया। अब चूँकि आटा है तो डायरेक्ट इसको उपभोक्ता प्रयोग कर सकता है, मगर वो किसी अन्य फैक्ट्री में जाता है तो वो उनसे बिस्कुट वगैरह अन्य चीज़ों को बना सकता है। तो वही चीज़ यहाँ किताब में लिखा है कि अगर निर्गत हो रहा है किसी एक फर्म के द्वारा तो उपभोक्ता उसको उपयोग कर सकता है अथवा अन्य फर्म उसको आगे उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। आइए समझते हैं। उदाहरणार्थ के लिए, उदाहरण के तौर पर एक दर्जी एक सिलाई मशीन, कपड़ा धागा, जो कपड़ा में जो धागा लगता है वो धागा, और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है। देखिए, एक दर्जी जो है मान के वो कपड़ा बनाता है, कमीज बनाता है तो वो क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करता है। तो उपयोग में वो अपना सिलाई मशीन लगाता है, कपड़ा धागा का प्रयोग करेगा और अपना जो श्रम, अपना जो मेहनत किया वो लगाता है, तब जाके वो कमीज बनाने में सब प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं एक कृषक के लिए। एक कृषक अपनी भूमि का प्रयोग करता है, श्रम का भी प्रयोग करता है, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी यूज़ करेगा, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने में उपयोग करता है। एक कार निर्माता भूमि का फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है। देखिए, अगर कोई कार निर्माता है तो वो भूमि को सबसे पहले फैक्ट्री बनाने के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरे विभिन्न आगतों, जैसे दूसरे विभिन्न आगत में वो स्टील, एल्युमिनियम, रबर आदि का, है ना, कारों के उत्पादन के लिए प्रयोग करता है। तो अभी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे हैं, एक दर्जी का देखें, एक किसान का देखें और एक कार निर्माता का देखें। दूसरा एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं तो एक रिक्शा चालक रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है। रिक्शा चालक जो है वो अपना रिक्शा का प्रयोग करता है और अपने खुद का मेहनत, श्रम का उपयोग करता है। एक घरेलू सहायक, घर में जो काम करने वाले जो घरेलू सहायक है, अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है। मान के कोई घरेलू सहायक है जो घर का हेल्प में आता है, हेल्पर जो होता है, वो अपना श्रम का प्रयोग किया और सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है। ठीक है, आरंभ करने के लिए हम कुछ सरल मान्यताएं लेकर चलते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आरंभ के लिए, स्टार्टिंग के लिए हम कुछ मान्यताएं लेके, मान्यता मतलब कुछ एजप्शन को लेते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्पादन तत्कालिक है। तत्कालिक मतलब जो तुरंत हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस। मान लेते हैं कि उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है, तत्काल हो रहा है, और उनमें हम लोग मान्यताओं को लेकर चलने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। अपने सरल उत्पादन मॉडल में
आगतों के संयोगों और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय नहीं बीतता। देखिए ध्यान से, अगर उत्पादन तत्कालिक है तो आगतों के संयोगों में यानी कि जो आगत आएंगे यानी कि इनपुट जो यूज़ होगा और प्रोडक्शन जो बनेगा उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं बीतेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि उत्पादन तत्कालिक है। तो उसमें क्या होगा कि आगतों के संयोग में यानी कि इनपुट का जो कम्बिनेशन होगा और निर्गत के उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, इसमें क्या होगा कि कोई समय नहीं बीतेगा। ठीक है, कोई समय नहीं बीतेगा। हम उत्पादन एवं पूर्ति शब्दों को समानार्थी, देखिए यहाँ पर हम जो है उत्पादन और पूर्ति दोनों को हम लोग एक समानार्थी शब्द ले सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स के तौर पर ले सकते हैं। उत्पादन और पूर्ति शब्दों को समानार्थी के तौर पर ले सकते हैं तथा बहुधा, बहुधा मतलब होता है प्रायः, ऑफ्टेन, अंतर परिवर्तनीय मानकर उपयोग करते हैं। अंतर परिवर्तनीय अगर इंग्लिश में कहें तो इंटरचेंजेबली। तो यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि अगर उत्पादन तत्कालिक है तो आगतों के संयोगों और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय नहीं बीतता है, और ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप उत्पादन और पूर्ति ये दोनों शब्दों को समान अर्थ के रूप में यानी कि समानार्थी शब्द में सिनोनिम्स के तौर पर ले सकते हैं। और ये प्रायः ऑफ्टन ये देखने को मिलेगा कि ये आप इन दोनों को अंतर परिवर्तनीय एक दूसरे के बदले इंटरचेंजेबली ले सकते हैं, एक दूसरे के जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। देखिए, अगर कोई फर्म आगत को प्रयोग करता है तो अगर जहाँ से भी वो आगत को लेगा उसके लिए तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा ना। यानी कि जो भी फर्म एक्वायर इनपुट यानी कि जो भी इनपुट वो प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या करता है, पे फॉर देम, उसके लिए वो पे करता है, चुकाता है, कुछ देना होता है। जैसे मान के हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं और फैक्ट्री के लिए हमें मान लेते हैं कि हमको श्रम चाहिए, मतलब मजदूर चाहिए, मजदूर मेरे फैक्ट्री में काम करेगा, तो हमें क्या करना होगा, मजदूर को तो तनख्वाह देना होगा। अगर हम कच्चा सामान ले रहे हैं अपने फर्म में किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए, तो कच्चा सामान जो खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ बोलना चाहता है कि आगतों को प्राप्त करने के लिए फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक है, इसे उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत इसे कहते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में कहें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, मान लेते हैं कि एक बार जब ये आउटपुट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आउटपुट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड मान लेते हैं, एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है फर्म उसे बाजार में बेच देती है। तो फर्म क्या करेगा, इसको बाजार में बेच देगा, सेल कर देगा मार्केट में, और उससे उसको आगम प्राप्त करती है। मतलब फर्म जो है उसे क्या हुआ, आगम प्राप्त करती है। इसे अगर इंग्लिश में कहें तो रेवेन्यू, तो इसके रेवेन्यू प्राप्त होता है, आगम प्राप्त, मतलब बेचने के बाद जो आय प्राप्त हुआ, ऐसा कहिए ना। उत्पादन को बाजार में बेचने के बाद जो आय कह सकते हैं, ठीक है, तो जो प्राप्त हुआ उसे आगम, यानी कि आपको जो प्राप्त हुआ सेलिंग करने के बाद उसे आगम कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर है आगम कहेंगे। अगर इंग्लिश में कहें तो रिवेन्यू कहेंगे। ठीक है, आगम तथा लागत। देखिए, आगम जो है बेचने के बाद आया प्राप्त, और लागत जो उत्पादन के समय लगा था। अब इन दोनों के बीच में अगर अंतर है तो फर्म का लाभ कहते हैं। यानी कि फर्म जो है, फर्म का लाभ, फर्म का लाभ कैसे होगा, फर्म का लाभ बराबर होगा आगम, ठीक है, आगम माइनस लागत, तो ये होगा फर्म का लाभ। ठीक है,
हम यह मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ। देखिए, हम सब ये जानते हैं या मानते हैं कि फर्म का उद्देश्य क्या होता है। फर्म का एक ही उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जितना वो कर सके प्राप्त करना है। मतलब जितना उसे लाभ प्राप्ति हो सके, जितना उसे अधिकतम लाभ हो सके, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। यही एक फर्म का उद्देश्य होता है। इस अध्याय में हम लागतों तथा निर्गतों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। ये जो अध्याय है, इसमें हम लोग कंप्लीटली एक रिलेशन समझेंगे कि एक आगत में और निर्गत में क्या संबंध है। तो यही इस अध्याय में हम आगतों तथा निर्गतों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। हम फर्म के लागत ढांचे पर विचार करेंगे। देखिए, हम लोग फर्म पर ये भी समझेंगे कि उसके जो लागत है वो किस किस पर कितनी बैठ रही है, कितनी लागत बैठ रही है, ये भी हम लोग देखेंगे। मतलब लागत ढांचा, मतलब उसके जो उत्पादन में जो खर्च बैठ रहा है वो किस तरह से बैठ रहा है, इस कंप्लीट हम लोग इसमें समझेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए, अगर हम लोग लागत ढांचे पर विचार करेंगे तो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस उत्पादन को प्राप्त कर सकें जिस पर फर्म को लाभ अधिकतम हो सके। देखिए, अगर हम इन ढांचों को, आगत और निर्गत के संबंध को अगर सही से नहीं समझेंगे, सही से नहीं जानेंगे, तो हमें ये पता नहीं चलेगा ना कि उत्पादन को प्राप्त कर सके, मतलब कितना उत्पादन प्राप्त कर सके कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो जब तक आप फर्म के लागत की ढांचे पर नहीं जानकारी रखेंगे, आगतों और निर्गत के बीच में संबंध नहीं जानेंगे, तब तक आप कितना उत्पादन करना है जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न हो सके, ये नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ऐसा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि लागत, फर्म के लागत ढांचे को समझना, आगत और निर्गत के बीच के संबंध को समझना। इससे क्या होगा कि एक फर्म जो है उस उत्पादन को प्राप्त कर सकेगा, उसको ज्ञात कर सकेगा, जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।